आज तक हमने जितनी भी मूवी कट्स के बारे में सुना है वो ज्यादा से ज्यादा क्या होती हैं? कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स की एक्स्ट्रा फुटेज या मूवी की एक अलग प्रकार की ही रेटिंग। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि फैंस की लंबी लड़ाई के बाद जैक स्नाइडर की ओरिजिनल जस्टिस लीग को रिलीज कर दिया गया है, लेकिन भाई साहब जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग एक इंटायरली अलग ही मूवी थी। यही कारण है कि 2017 में रिलीज हुई जॉस व्हेडन की जस्टिस लीग और जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग में जमीन आसमान का अंतर है। और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं मेजर डिफरेंसेस के बारे में बात करने वाले हैं। इसीलिए अगर आपने अभी तक जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग नहीं देखी है तो पहले वो मूवी देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा, वरना ये वीडियो आपका मजा पूरी तरह से स्पॉइल कर देने वाला है। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे ऑब्वियस, मेजर और आइकॉनिक डिफरेंस था एस्पेक्ट रेशियो का। 2017 में जब जॉस व्हेडन की जस्टिस लीग को रिलीज किया गया था तो उसे 16:9 के एस्पेक्ट रेशियो के हिसाब से रिलीज किया गया था। यही कारण है कि जब इस मूवी को 4:3 एस्पेक्ट रेशियो में रिलीज करने को अनाउंस किया गया तो इस चीज को लेकर मैं थोड़ा डाउट में था, लेकिन आखिरकार फाइनली मूवी देखने के बाद समझ में आया कि जैक स्नाइडर का इंटेंशन क्या था। स्पेशली इस एस्पेक्ट रेशियो की मदद से हमारी आंखों को स्क्रीन पर बहुत ही कम ट्रेवल करना पड़ा और सारा का सारा एक्शन हमारे आंखों के सामने ही हुआ। साथ ही साथ मूवी के 4 घंटे के होने के बावजूद भी थ्रू आउट द मूवी हमारा कैरेक्टर्स और ओवरऑल कहानी पर फोकस बना रहा। वैसे ये बहुत ही ज्यादा पुराना स्टाइल है जो 50s और 60s में बहुत ज्यादा पॉपुलर था, जिसका इस्तेमाल फेमस पुरानी हॉलीवुड मूवीज जैसे कि सिटीजन केन, कैसाब्लैंका और द एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन हुड ने भी किया है। और इस मूवी फॉर्मेट को अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस ने 1932 में स्टैंडर्डाइज्ड किया था, इसीलिए इसे द अकेडमी रेशियो भी कहा जाता है। और इसका इस्तेमाल आज भी कुछ मॉडर्न डायरेक्टर्स और इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स भी करते हैं। जैक स्नाइडर ने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के कुछ हिस्सों को आईमैक्स कैमरा के साथ शूट किया था और वहीं से उन्हें अपनी जस्टिस लीग मूवी को 4:3 पिक्चर फॉर्मेट में शूट करने का इंस्पिरेशन मिला था। और बेसिकली उनका इनिशियल इंटेंशन डीसी के इन सुपर हीरोज को फिगर्स की तरह शोकेस करने का था, जहां पर वर्टिकल फॉर्मेट में इन्हें पूरी तरह से कैप्चर किया जा पाए। लेकिन जॉस व्हेडन ने यहाँ पर भी अपनी बहुत बड़ी मनमानी चलाई थी और उन्होंने शुरुआत में ही इस मूवी को जबरदस्ती 16:9 के एस्पेक्ट रेशियो के हिसाब से क्रॉप किया था। यही कारण है कि आपको जॉस व्हेडन के जस्टिस लीग में कई ओरिजिनल फ्रेम्स कुछ ज्यादा ही क्लोज और टाइट लगेंगे। इस मूवी का दूसरा आइकॉनिक डिफरेंस था इस मूवी का रन टाइम, जो कि 4 घंटे का था। और मेरी अब तक की लाइफ में पहली बार था जब मैंने इतनी लंबी मूवी देखी होगी। वैसे अगर इसे 2017 की पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखा जाए तो इस मूवी का ये लंबा ड्यूरेशन पूरे के पूरे डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स को सेटअप करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। और इसी के चलते इस मूवी के अंदर डीसीयू की एक बेहतरीन वर्ल्ड बिल्डिंग तो की ही गई, साथ ही साथ कई सारे कैरेक्टर्स को बहुत ही अच्छे से इंट्रोड्यूस और इस्टेब्लिश किया गया, जिसमें स्पेशली साइबॉर्ग को इस बार शाइन करने का मौका मिला। और तो और इस मूवी को 6 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया, जिसने पूरी की पूरी कहानी का पेस थ्रू आउट द मूवी बनाए रखा। और मूवी के अंदर ही ये अपने आप में एक मिनी आर्क की तरह थे। लेकिन ओरिजिनली जब इस मूवी की कमान को जॉस व्हेडन को सौंपा गया था तब उन्होंने 2017 में न ही इस मूवी को आधा करके दिखाया, बल्कि अपनी तरफ से 80 पेजेस की स्क्रिप्ट को इंक्लूड किया था, जहां पर मूवी में कई सारे नए सीन्स को शूट किया गया, जिसकी वजह से ये मूवी कम्प्लीटली चेंज ही हो गई। और इस रीशूट में वार्नर ब्रोस का $25 मिलियन का एक्स्ट्रा खर्चा हुआ था, जहां पर इसने डीसीयू के लिए न ही कोई खास स्पेशल वर्ल्ड बिल्डिंग की थी और न ही फ्यूचर के लिए कोई ज्यादा स्कोप छोड़ा था। और इसी ने मूवी के पूरे मूड और मोटिव को पूरी तरह से अलग कर दिया, जिसका फायदा यही हुआ कि एक फुल फ्लेज्ड जस्टिस लीग क्रॉसओवर मूवी होने के बावजूद भी ये डीसीयू की सबसे कम कमाने वाली मूवी साबित हुई। अब जब बात मूवी के ओवरऑल मोटिव और टोन के बारे में हो ही रही है तो चलिए इस पर भी थोड़ा बात करते हैं। और इसमें सबसे मेजर और सबसे आइकॉनिक डिफरेंस है कलर करेक्शन का। ऑफ कोर्स जॉस व्हेडन का जस्टिस लीग को लेकर एक कलरफुल अप्रोच भी उतना कोई खास बुरा नहीं था, बस दिक्कत यहाँ पर यही थी कि जैक स्नाइडर ने जो मैन ऑफ स्टील मूवी से टोन सेट किया था, जॉस व्हेडन की जस्टिस लीग मूवी विजुअली उस टोन के हिसाब से अलाइन नहीं हो रही थी। और फाइनली स्नाइडर कट मूवी के डार्कर, मोर नेचुरल और हाई कॉन्ट्रास्ट लुक की वजह से ये मूवी पिछले जस्टिस लीग मूवी के मुकाबले एक बहुत ही नेचुरल सीक्वल साबित हुई। दूसरी ओर इस मूवी में कॉमेडी को कम करके इस मूवी को एक आर रेटेड मूवी रखना एक बहुत ही ऑसम चॉइस था, जिसकी वजह से ही इस मूवी के अंदर कुछ बेहतरीन और वायलेंट सीक्वेंस पॉसिबल हो पाए। साथ ही साथ इस रेटिंग ने इस मूवी के ओवरऑल थीम को भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट किया। अब भाई यहाँ पर विजुअल क्वालिटीज की तो बात हो गई, लेकिन यहाँ पर साउंड को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं,
क्योंकि इनिशियली 2017 की जस्टिस लीग में टॉम हॉल्केनबर्ग, जिन्हें फेमसली जंकी एक्सेल के भी नाम से जाना जाता है, जस्टिस लीग में अपना म्यूजिक देने वाले थे। यहाँ तक कि उन्होंने इस मूवी का कंपोजिशन ऑलमोस्ट तैयार भी कर दिया था, लेकिन जॉस व्हीडन के डायरेक्शन के चक्कर में वार्नर ब्रोस ने डैनी एल्फमैन को इस मूवी के लिए अपॉइंट किया। फाइनली जंकी एक्सेल को जॉस व्हीडन अपनी मूवी के लिए वापस लेकर आए, जहां पर उन्होंने इस क्वारंटाइन के दौरान 8 महीनों के अंदर अंदर पूरा का पूरा नया स्कोर स्नाइडर कट के लिए कंपोज किया, और उनके हिसाब से ये उनकी जिंदगी का सबसे लंबा कंपोजिशन था। अब 4 घंटे की जैक स्नाइडर की मूवी ने सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर्स को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, बल्कि कई सारे कैरेक्टर्स को रीइन्वेंट और कई नए कैरेक्टर्स को भी रीइंट्रोड्यूस किया। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं स्टेपनवुल्फ का। जो स्टेपनवुल्फ हमें 2017 की जस्टिस लीग में येट नॉट सो थ्रेटनिंग लुक में दिखा था, उसका डिजाइन इस मूवी के अंदर बहुत ही ज्यादा इंटिमिडेटिंग और अग्रेसिव रखा गया। एंड ऑफ कोर्स इस मूवी के अंदर हमें स्टेपनवुल्फ के मोटिव के बारे में भी अच्छे से समझाया गया। ऊपर से उसके मालिक यानी डार्क साइड का भी एक बहुत ही बेहतरीन लुक देखने को मिला, जो 100% कॉमिक बुक एक्यूरेट था। इनके अलावा कई ऐसे नए कैरेक्टर्स भी थे जिनके बारे में 2017 की जस्टिस लीग में एक भी हिंट नहीं दिया गया था। फॉर एग्जाम्पल डार्क साइड का चेला डसार्ड और डार्क साइड की लेफ्टिनेंट ग्रैनी गुडनेस, साथ ही साथ फ्लैश की गर्लफ्रेंड आइरिस वेस्ट, स्टार लैब का रायन चोई, जिसे माना जा रहा है कि वो आगे जाकर एटम का मेंटल संभालेगा। एंड ऑफ कोर्स सबसे आइकॉनिक और सबसे मेजर जस्टिस लीग मेंबर मार्शियन मैनहंटर को भी इस मूवी में इंट्रोड्यूस किया गया, जहां पर इस बात को भी कंफर्म किया गया कि वो अब तक डीसीयू के अंदर हैरी लेनिक्स के जनरल स्वॉनविक के रूप में खुद को छुपाए हुए था। वहीं पर साइबॉर्ग यानी विक्टर स्टोन के पिता साइलेस स्टोन को भी इस मूवी के अंदर खुद को सैक्रिफाइस करते हुए दिखाया गया है, जो बेसिकली साइबॉर्ग के लिए लड़ने का इंस्पिरेशन बनते हैं। इनके अलावा हमें ये भी पता चला कि इस मूवी के अंदर एक्वामैन मूवी से पहले ही वल्को को इंट्रोड्यूस किया जाना था। वहीं दूसरी ओर मूवी के अंत तक हमें जो मैंजेलिनो का डेथस्ट्रोक और जेरेड लेटो का जोकर भी देखने को मिला। इन सब के ऊपर हमें ग्रीन लैंटर्न्स का भी एक बहुत बड़ा रेफरेंस देखने को मिला, जहां नाइटमेयर सीक्वेंस में हमें डेड किलोवॉग साफ साफ दिखाई दिया, जो कि ऑब्वियसली बताता है कि जैक स्नाइडर ने आखिर कहां तक का सोच कर रखा था। अगर बात की जाए फ्यूचर की, तो 2017 की जस्टिस लीग के मुकाबले जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग ने डीसीयू का एक बहुत बड़ा स्कोप छोड़ा है। एक्चुअली जैक स्नाइडर का जस्टिस लीग डीसीयू के 5 प्लान मूवीज में तीसरे नंबर पर आता है, जहां पर पहले और दूसरे नंबर पर मैन ऑफ स्टील और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन था। एंड ऑफ कोर्स इसके बाद 2 और जस्टिस लीग मूवीज का प्लान था, जिसमें मूवी का नाइटमेयर सीक्वेंस रियल होता, डार्क साइड धरती पर आता और बैटमैन का एक मेजर सैक्रिफाइस देखने को मिलता। बस यहाँ पर परेशानी यही है कि वार्नर ब्रोस जैक स्नाइडर के फ्यूचर को डेड एंड मान रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, जॉस व्हीडन की जस्टिस लीग के बाद का डीसीयू का रायता बहुत ही लंबा फैल चुका है, जिसमें डीसीयू की आने वाली कई सारी मूवीज हैं। अब वार्नर ब्रोस स्नाइडर कट के फ्यूचर के लिए सब कुछ ऐसे ही स्क्रैप आउट नहीं कर सकते। दूसरी ओर ये भी संभव है कि वो स्नाइडर कट के फ्यूचर को हमें एनिमेटेड फॉर्म या ग्राफिक नॉवल के रूप में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, बट ये ऑडियंस के साथ जस्टिस नहीं होगा। यही कारण है कि कई सारे लोग #रिस्टोर द स्नाइडरवर्स का इस्तेमाल करके वार्नर ब्रोस को जैक स्नाइडर के हिसाब से डीसीयू को फिर से रिस्टोर करने की मांग कर रहे हैं। और अगर वार्नर ब्रोस चाहे तो आने वाली फ्लैश पॉइंट मूवी का भी इस्तेमाल वो इस काम के लिए कर सकते हैं। बस अब सब कुछ वार्नर ब्रोस पर डिपेंड करता है। तो गाइज ये थे कुछ मेजर डिफरेंसेस जॉस व्हीडन की जस्टिस लीग और जैक स्नाइडर की अल्टीमेट जस्टिस लीग में। मैंने पहले प्लान किया था कि क्यों ना जैक स्नाइडर के जस्टिस लीग के फ्यूचर के बारे में वीडियो बनाई जाए, लेकिन फिर सोचा कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस मूवी को अभी तक देखा नहीं होगा, तो पहले सभी इस मूवी को अच्छे से देख लें, फिर मैं उस वीडियो पर भी जरूर काम करूंगा। एंड ऑफ कोर्स जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग को देखने के बाद मुझे सचमुच ऐसा लगता है कि वार्नर ब्रोस को स्नाइडर वर्स को तुरंत के तुरंत रीस्टोर कर देना चाहिए। लेकिन अब देखते हैं कि वार्नर ब्रोस का आखिर इरादा क्या है। वैसे आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ आपने कौन कौन से मेजर डिफरेंसेस नोटिस किए इन दोनों के दोनों मूवी में, वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस के भी एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।